तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आजकल हम हिंदी के प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे, जिसमें आज सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 7 है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज के पहले सवाल में। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से फूल का तत्सम शब्द है। मैंने आपको तत्सम शब्द के बारे में बताया था कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो फूल शब्द है, फूल शब्द का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा पुष्प। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द है। धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको पता है धनुष शब्द का पर्यायवाची होता है, एक तो होता है धनु। ठीक है, नोट करते रहना। एक होता है कमान। ठीक है, एक होता है कोदंड। कोदंड। एक होता है सरासन। सरासन होता है। एक होता है चाप। चाप होता है। और एक होता है पिनाक। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। और इसमें दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कोदंड। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा है कोदंड, तो कोदंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनुष के पर्यायवाची याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले टॉपिक से ये सवाल है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर बी निर्मम। ठीक है, और जिसके हृदय में दया नहीं होती उसको हम निर्दय कहते हैं। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निर्मम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल कहता है कि अगोचर के लिए उपयुक्त अगोचर के लिए उपयुक्त वाक्य है। ठीक है, फिर से वही सवाल है। तो देखो, अगोचर का अर्थ होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, कि जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं हम अजेय। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, कि जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसको बोलते हैं आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें नोट करनी है। उसके बाद देखें अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन कहता है मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, जो ये मत्स्य शब्द है इसका तद्भव रूप होगा, तो आपको पता है इसका तद्भव रूप होगा मछली। ठीक है, मछली का तत्सम होता है मत्स्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है कि नहीं हुआ है। देखो, सबसे पहले तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में जुड़ते हैं या शुरू में जुड़ते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है अनुकंपा, तो अनु प्लस कंपा लिखा है ना यहाँ पे। उसके बाद देखो अनु यहाँ पे भी लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, अनुच्छेद भी लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनभिज्ञ में उपसर्ग होगा अन्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो जो प्रत्यय होते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो जो गमन शब्द है उसमें अन्न प्रत्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल कहता है कि नस्वर नस्वर शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपको पता है कि नस्वर शब्द का विलोम होता है शाश्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें लौकिक शब्द का विलोम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा लौकिक का विलोम होता है अलौकिक। अगर बात करें कि चिरंजीवी का विलोम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा अल्पजीवी। ठीक है, इनको साथ साथ नोट करते रहना। अगर बात करें कि स्थूल शब्द का विलोम क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। ठीक है, और स्थूल का विलोम भी होता है तन्वी। तन्वी भी इसका विलोम होता है। अगर बात करें तो दुर्बल भी इसका विलोम होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नस्वर होगा शाश्वत का विलोम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? तो
तो अगला सवाल कहता है कि यथेष्ट का विलोम क्या होता है। ठीक है, जो यथेष्ट शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो यथेष्ट का जो विलोम होता है वो होता है कम। ठीक है, अगर कम ना है ऑप्शन में तो इसका विलोम स्वल्प भी होता है। ठीक है, यथेष्ट का विलोम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम या स्वल्प। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है, अगला सवाल कहता है एक शब्द दिया है जिस शब्द का नाम है ये है संयोग। ठीक है, संयोग में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो जो संयोग शब्द है उसमें सम उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए संहार, तो संहार में भी सम उपसर्ग है। ठीक है, संकल्प, संकल्प में भी सम उपसर्ग है। अगर बात आए आपके पास क्वेश्चन आए संशय, तो संशय में भी सम उपसर्ग है। अगर आपके पास क्वेश्चन है संगोष्ठी, संगोष्ठी में भी सम उपसर्ग है। अगर आपके पास क्वेश्चन है संरक्षण, संरक्षण में भी सम उपसर्ग है। अगर बात आपके पास क्वेश्चन है संदेश, तो संदेश में भी सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है, और ये बहुत अच्छा सवाल है, कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, वाक्य शुद्धि से ये सवाल आ रखा है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थीं। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक बकरी, दो भेड़ें, कई गाय तथा कई गायें चर रही थी। ठीक है, इसमें देखो अनुस्वार का यहाँ पे यूज ये हो रखा है, यहाँ पे नहीं हो रखा है। ठीक है, अगला कह रहा है ऑप्शन, एक बकरी, दो भेड़ तथा कई गाय चर रही थी। और डी ऑप्शन कह रहा है कि एक बकरी, दो भेड़ें, कई गायें चर रही थी, तो कई गायें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, धीरज रखना। ठीक है, धैर्य रखना या धीरज रखना, या इसी को हम बोल सकते हैं कि चुपचाप, चुपचाप दुख सहन कर लेना, सहन कर लेना। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जानकार शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पता है कि जानकार शब्द में कार प्रत्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। ठीक है, तो जो वर्तनी वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो देखो, इसमें जो शुश्रूषा शब्द है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ताल्य पे सा आती है, उसमें छोटी ई की मात्रा, उसके बाद ये वाली स्रा वाली सा, और इसमें बड़े ऊ की मात्रा, और फिर मूर्धन्य सा और बड़ी आ की मात्रा। ठीक है, शुश्रूषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल फिर दोबारा वर्तनी से आ रखा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। ठीक है, दोबारा शुद्ध शब्द छांटना है, तो इसमें जो वत्सर्य है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें व ता भी और दंत्य सा भी दोनों आदि आती हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और अगर बात करें इसी में कि अगर वर्णमाला में, अगर वर्णमाला में आता है ना कि वत्सर्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वत्सर्य, वत्सर्य व्यंजन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, सा, र, ल, ज, न। ठीक है, तो ये वत्सर्य व्यंजन के उदाहरण है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर वर्णमाला से संबंधित आएगा ना, जैसे वीडियो के पेपर में आया था कि निम्नलिखित में से वत्सर्य व्यंजन कौन सा है, तो ये होते हैं सरल जन। ठीक है, सरल जन, ऐसे याद रखना इनको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है। वैसे तो समास हमारे यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको पता है कि कर्मधारय समास है इसका आंसर। ठीक है, जो महात्मा शब्द है उसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहते हैं, अगला सवाल कहता है कि प्रत्येक, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, तो प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है आपको पता है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति प्लस एक। ठीक है, और प्रति प्लस एक मिलकर बनता है प्रत्येक, और ये है यण संधि का उदाहरण। ठीक है, और जो ये यण संधि है ये यूके ट्रिपल एस सी आई की क्या है, फेवरेट संधि है। ठीक है, बार बार यण संधि से ही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है।
अगला सवाल कहता है अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का जो अर्थ है वो होता है कि आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता हो। ठीक है, आदमी आदमी को वही चीज तो चाहिए जिसकी उसे आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि सज्जन सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो सज्जन शब्द है, इसमें जो संधि है, इसमें है व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है और जिसका संधि विच्छेद होगा वो होगा सत्य प्लस जन। ठीक है, तो देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म युग्म छांटिए। ठीक है, विलोम छांटना है। तो आपको पता है अचल, अचल का विलोम क्या होता है? अचल का विलोम कुचल नहीं होता, अचल का विलोम होता है चल। चल का विलोम अचल या अचल का विलोम चल। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कहता है कि वरदान, वरदान का विलोम अभिशाप। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, अभिशाप का विलोम वरदान। ठीक है, अब अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की कि अपार, अपार का विलोम क्या होगा? तो परम्पार नहीं होता, अपार का विलोम होता है पार। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की कि आदर का विलोम क्या होगा? तो आदर का विलोम सादर नहीं होता, आदर के विलोम होता है अनादर। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था, अभिशाप का विलोम वरदान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि अतीत शब्द, जो अतीत शब्द है किस शब्द समूह के लिए प्रयुक्त होगा? ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जो चिरकाल ना ठहरे ये नहीं होगा, जो अपने स्थान से ना डिगे इसको तो अडिग बोलेंगे। देखो जो समय बीत चुका हो उसको बोलते हैं हम क्या? अतीत नहीं बोलते, अतीत। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, जो कुछ नहीं जानता इसके लिए बोलते हैं हम अज्ञा, इसके लिए बोलते हैं हम अज्ञा। ठीक है, अज्ञा, अज्ञा। ठीक है, अब बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य बोले तो गलत। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर ए में घाम का अर्थ है धूप, तो वही सही बात है। अगला ऑप्शन कहता है, देखो ऑप्शन नंबर सी को देखो पहले, अबेर का अर्थ होता है देर, तो ये भी सही है। लूण का अर्थ होता है नमक, देखो गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली से है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? पुरखों का अर्थ होता है खेत। देखो आपको पता है जो पुरखा लिखा है यहाँ पे, पुरखो, इसका अर्थ होता है पूर्वज। ठीक है, और अगर बात करें कि खेत किसको बोलेंगे, तो खेत गढ़वाली में या कुमाऊनी में बोलेंगे पुंगड़, पुंगड़ या पुंगड़ो। ठीक है, पुंगड़ या पुंगड़ो। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो खेत है उसको बोलते हैं हम पुंगड़, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे पुड़खो लिखा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है अनाहुत, अनाहुत शब्द किस शब्द समूह के लिए प्रयुक्त होगा? तो आपको पता है जो बुलाया ना गया हो उसको क्या बोलते हैं? अनाहुत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची है? तो आपको हाथ के पर्यायवाची याद रखना है। एक तो होता है हस्त, ठीक है, हस्त होता है, कर होता है, ठीक है, पानी होता है। ठीक है, पानी, तो देखो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर ए, देखो यहाँ पे पानी लिखा है, तो पानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कनक शब्द लिखा है, कनक शब्द क्या है? ये अपने आप में एक अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि कनक का अर्थ सोना भी होता है। ठीक है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। सुना होगा आपने, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाया ना, उस अलंकार में भी एक शब्द है सोना, एक है धतूरा। ठीक है, कनक का अर्थ गेहूं भी होता है, कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। ठीक है, और कनक का अर्थ टेसू भी होता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से इतिश्री, निम्नलिखित में से इतिश्री जो शब्द है इतिश्री, इसका सही अर्थ क्या है? तो आपको पता है कि जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या? नहीं बोलते श्री गणेश। ठीक है,
तो किसी भी कार्य को शुरू करना या कार्य शुरू करने को बोलते हैं हम श्री गणेश या आरंभ करना। और जब हम समाप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, इति श्री। ठीक है, तो श्री गणेश का विलोम भी क्या होता है, इति श्री होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा समाप्त करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, अच्छा अगला सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल में क्या लिखा है देखो। अच्छा आप देखो, इसमें मिलान करना है हमें। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि बग्वाल बोलते हैं हम दीपावली को, और उस टाइम खेलते हैं हम भैलो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट का डी किस ऑप्शन में है, फर्स्ट का डी। देखो ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन नंबर ए है ना, उसमें देखो फर्स्ट का बी है, इसका मतलब ये तो हो गया गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में अगर बात करें तो फर्स्ट का सी है, इसका मतलब ये हो गया गलत। ठीक है, अब दो ऑप्शन है हमारे पास, सी और डी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है मकरैंड, तो आपको पता है मकरैंड बोलते हैं खिचड़ी संक्रांत, है ना। दो का हो गया सी, तो अब देखो किस में है, तो देखो फर्स्ट का डी और दो का सी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी गलत हो जाएगा, फिर भी हमें इसे मिला देते हैं। देखो रिंगाल से बनती है टोकरी। ठीक है, तो थर्ड का ए, देखो थर्ड का ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद आपको पता है बोक साड़ी संबंधित है तंत्र मंत्र से, तो फोर्थ का हो जाएगा बी, फोर्थ का बी। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देखो, जो रिंगाल है टोकरी बनती है, और रिंगाल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर किमोनो, किमोनो बम्बूसा, किमोनो बम्बूसा फल काटा, है ना, फल काटा। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है, अगला सवाल कहता है कि त के बाद, त के बाद ला आए तो दोनों ल बन जाते हैं, जैसे तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन, यह किस संधि के नियमों के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है जो तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन होता है, ये आता है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अच्छा, जो ये 28वां सवाल है दोस्तों, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, होमवर्क है, और इसका आंसर आपने करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर करना है आपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखो इसका आंसर जरूर करना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है, ये कह रहा है कि द्विनोन में खुट लोकोक्ति का अर्थ बताइए। द्विनोन में खुट लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो बताओ, गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति से संबंधित है। तो आपको पता है, अगर पहले आप इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो वो होगा दो नाव में सवार होना, दो नाव में सवार होना, है ना, दो नाव में सवार होना। और दो नाव में सवार होने का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब ये तो होता है कि मतलब दुविधा में पड़ना या असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति। ठीक है, असमंजस की स्थिति। अब ऑप्शन में चलो, ऑप्शन ए कहता है कि छोटी सी यात्रा पर निकलना, देखो गलत है। विदेश जाना, ये भी गलत है। ये क्या लिखा है, दो नावों पर पांव रखकर सैर करना। देखो ये तो इसका हिंदी अनुवाद हो गया, इसलिए ये तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है असमंजस की स्थिति या दुविधा की स्थिति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अच्छा, ये सवाल इतने ही थे। तो दोस्तों आज की क्लास को अब यहीं पे करते हैं समाप्त। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से सवाल आए होंगे, और आपने अच्छे से इनको सॉल्व भी किया होगा और अच्छा स्कोर किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।